नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल। इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज कुछ शब्द नहीं होते। इतिहास वो शौर्य गाथा है जो हमें बताती कि हम कौन हैं, कौन थे, हमारा क्या सहा हमने और हमारी जड़ों में कितनी ताकत थी। आज हम ऐसे ही दो ऐतिहासिक किरदारों की बात करेंगे जिसके इर्द गिर्द भारत की सियासत घूम रही है। एक वो किरदार जो क्रूरता और कट्टरता का प्रतीक था और एक वो जो स्वाभिमान और बलिदान का अमर प्रतीक था। बात औरंगजेब और राणा सांगा की, जिन पर राजनीतिक पार्टियों के बीच तलवारें खिंच गई। कोई राणा सांगा को गद्दार बता रहा है तो कोई उनमें अपना नायक देख रहा है। कोई औरंगजेब को क्रूर बता रहा है तो कोई उसका महिमा मंडन कर रहा है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा और क्यों आधुनिक भारत मध्यकाल में जाकर सियासत कर रहा है? आखिर नायक और खलनायक को लेकर इतना क्यों मतभेद है? क्या इसके पीछे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर इतिहास की गलत जानकारी? आज सभी सवालों का होगा हिसाब, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 21वीं सदी के भारत में मध्यकाल की सियासत हो रही है। एक नाम खूब गूंज रहा है, उसकी कब्र विवादों के केंद्र में है। बात औरंगजेब की, जिसे कुछ लोग अपनी यादों में जिंदा रखना चाहते हैं तो कुछ उसकी कट्टरता पर चोट कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा के आखिरी दिन औरंगजेब पर अपना रुख साफ कर दिया। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। भारत की जमीन ने कई शासकों को देखा, लेकिन कुछ नाम ऐसे रहे जिन्होंने अपने साये से भी अंधेरा फैला दिया। संघ का साफ मानना है कि औरंगजेब भी उन्हीं में से एक था जो मध्यकाल के हिंदुस्तान में आतंक और धार्मिक कट्टरता की पहचान बन गया। औरंगजेब ने मंदिरों के विध्वंस किए, अपने ही परिवार का खून बहाया, तलवार के बल पर इस्लामी हुकूमत का विस्तार किया, हजारों निर्दोषों की हत्या की, जिसकी कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है, जो कभी औरंगाबाद के नाम से मशहूर था। अब उसी पर बयानों की जंग छिड़ी हुई है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उबाठा के नए आराध्य देवता औरंगजेब होंगे। मातोश्री में बाला साहब जी का फोटो है, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है, बगल में बहुत जल्दी औरंगजेब का फोटो भी लगाने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर हटा दी गई और सिर्फ बाला साहब और उनके बगल में औरंगजेब का फोटो रहेगा। औरंगजेब की जो कब्र खोदना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं कि उनको वो मुगल आक्रांत है, उनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं, तो तैमूर को कैसे ये लोग सहन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो तैमूर का इंतजार कर रहे थे पीएम हाउस में। जब पूरा कपूर खानदान सैफ अली खान के साथ मिलने गया तो प्रधानमंत्री ने पूछा, तैमूर कहाँ है भाई? क्या तैमूर को आप दूध पिलाने वाले थे? हमने तो तैमूर के बारे में कुछ नहीं कहा, आपके पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अभी इसके एक एक चैप्टर पर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म ही था कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने औरंगजेब के शासन से करीब 140 साल पहले जाकर इतिहास के पन्ने पलट डाले। मेवाड़ के सम्राट राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर जो कहा, उस पर उनके सबसे बड़े नेता ने मुहर लगा दी। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया,
जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। आखिर एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का बयान भी सुन लीजिए, जिसने आग में घी डालने का काम किया। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, रामजीलाल सुमन के इस बयान ने उन लोगों को आघात पहुंचाया जिनकी नजर में राणा सांगा हीरो थे और रहेंगे। विपक्ष में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कहीं औरंगजेब को अबू आसिम इनके मुंबई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महिमा मंडित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चाहे वो अपने को सुर्खियों में या समाज में इस तरह का लोगों की भावनाओं को ठेस करके जिस तरह से देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अब देश के इतिहास को झुठलाने का काम कर रहे हैं। राणा सांगा सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक विचारधारा थी। वो विचारधारा जो कहती है कि धर्म, जाति और मजहब से ऊपर राष्ट्र होता है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शरीर पर 80 घाव सहे, एक आंख गंवाई, एक हाथ कटवाया, एक पैर खो दिया, लेकिन फिर भी तलवार उठाई और युद्ध भूमि में डटे रहे। मैं इस बात पे आपत्ति करता हूँ, कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बना रहे हैं। हमें उनसे आपत्ति है और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो औरंगजेब को हीरो मान रहे हैं। औरंगजेब देश का शत्रु रहा है, वो आक्रमणकारी रहा है, उसने निर्दोषों के खून बहाए हैं। जब बाबर अपने तोपखाने और विशाल सेना के साथ भारत की धरती पर चढ़ आया तो केवल एक ही योद्धा उसके सामने खड़ा था और वो थे राणा सांगा। वो जानते थे कि बाबर हिंदुस्तान को लूटने आया था और उसके मंसूबों को तोड़ने के लिए उन्होंने अपना खून बहाया। और वो लोग जो अकबर को महान कहते हैं, आज राणा सांगा जैसे मातृभूमि के लिए अपने एक एक शरीर के अंग में अपने जीवन काल के अंदर घाव झेलने वाले व्यक्ति को गद्दार कहते हैं। मैं समझता हूं उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब राजनीति ने हमारे नायकों और खलनायकों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। औरंगजेब को कुछ लोग महिमा मंडित कर रहे हैं तो कुछ लोग राणा सांगा की वीरता को भुला रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने असली नायकों को भूलने के लिए तैयार हैं? आज भारत को राणा सांगा से प्रेरणा लेनी चाहिए या फिर औरंगजेब से? ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सियासत करने वाले भी अपने अपने हिसाब से किरदारों को नायक और खलनायक की श्रेणी में रखकर दांव पेच चल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा दे, प्रदीप भंडारी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी ग्रुप के, वो हमारे साथ हैं। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विश्वराज सिंह मेवाड़ राणा सांगा के वंशज हैं, बीजेपी एमएलए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे ही शुरुआत क्योंकि विश्वराज जी करना चाहूंगी, क्योंकि अब औरंगजेब पर जो हम कह रहे हैं ना, इतिहास के पन्ने पलटते 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 अब औरंगजेब के शासन से करीब हम 140 साल और पहले चले गए हैं और इतिहास के कुछ और पन्ने बदले गए हैं। लेकिन इतिहास को जिस तरह बताया जा रहा है, गद्दार शब्द का इस्तेमाल उनके लिए करना, आपकी टिप्पणी? सबसे पहले मुझसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। और मैंने वो क्लिप तो देखी है जहाँ पे राज्यसभा में भाषण हुआ था और जो उन्होंने कहा वो सरासर गलत बात है। और जो कहा है, जिनके बारे में कह रहे थे, उनको मेरे ख्याल से कोई अंदाज़ नहीं है। और जिस जगह में वो बात कह रहे हैं यह भी उनको अंदाज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्या राज्यसभा, जिसे हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, क्या राज्यसभा में इसी स्तर के भाषण चलेंगे? और क्या इसीलिए राज्यसभा है? और जो उन्होंने कहा था महाराणा सांगा के बारे में, वो तो सरासर गलत ही है। लेकिन सर आपको क्या लगता है, क्योंकि इतिहास को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कई ऐसी चीजें भी सामने आ जाएंगी। जिस तरह से ये नरेशन सामने रख रहे हैं राणा सांगा को लेकर, हाँ
ये इतिहास को नहीं याद दिला रहे हैं, ये अपने मनगढ़ंत इतिहास है। ये इतिहास ये नहीं कहता है जो उन्होंने कहा है। जो इतिहास कहता है वो आम तौर से जो भी इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं वो उन सबको पता है कि बाबर का सामना और उनका विद्रोह तो महाराणा सांगा ने किया था। और उस समय जो मेवाड़ सबसे भारत में सबसे शक्तिशाली एक पावर थी यहाँ पे, और मेवाड़ के बाबर के सामने लड़े तो महाराणा सांगा ही। तो जो उन्होंने कहा था वो सरासर गलत है। और महाराणा सांगा ने एक बार पहले बाबर को हराया भी था। 1527 की बात कर रहे होंगे, वो साल इतिहास में दर्ज है, लेकिन वही बात है कि चश्मे शायद अलग अलग है, अलग अलग चश्मे से देखा जाता है। लेकिन अगर महाराणा सांगा की बात हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? बात जंग छिड़ी औरंगजेब की, पहुंच गए राणा सांगा पर, और इतिहास भी गलत चश्मे से देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देख, एक तो चश्मे की बात तो मैंने की, बिकॉज इतिहास के जो घटने जो रिकॉर्डेड हैं वो तो एक ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड है, तो उसमें को तो कोई दो राय नहीं हो सकते हैं। और जहाँ तक आप इतिहास में जो पुरुष हैं, महान पुरुष हैं या दूसरे पुरुष हैं जो इतिहास हमारे इतिहास में है, अगर आप आज के दिन उनके बारे में बात करेंगे, और ये देखा जा रहा है कि कुछ सालों से बार बार कभी किसी की बात हो रही है, कभी किसी और की बात हो रही है, और हमेशा एक तरह से एक कंट्रोवर्सी शुरू किया जा रहा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से देयर इज़ नो नीड फॉर दिस, और ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो महान पुरुष हैं उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और आज जो लोग राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं में बैठे हैं उनको तो देश चलाना है, उनका ध्यान ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना चाहिए, और इतिहास को सही तरह से रिकॉर्ड हो। वहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इन कंट्रोवर्सी को उठाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर यहाँ सवाल इसके खिलाफ जो ये गलत बात करते हैं, देयर शुड बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट देम। हाँ, आप लोग क्या किसी तरीके के एक्शन की मांग करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं है, आप सदन में ये बयान देते हैं, आप तथ्य को तोड़ मरोड़ कर बयान देते हैं, आप गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्या स्टेप उठाएंगे? यही मैं कह रहा था कि इसलिए जो राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है कि इस तरह के भाषण के लिए राज्यसभा बना है। एंड आई थिंक देयर आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कुछ जो गलत तरीके से बात किया जाए, देयर हैज टू बी कोई ना कोई एक्शन उनके खिलाफ जरूर लेना चाहिए। एंड ये जो शासन है और जो रूल्स ऑफ द हाउस है उसके अंदर लेना चाहिए। चलिए सर, ठीक है। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं। फैक्ट के जो समाज अब सब सुनते हैं ऐसी बातें, वो तो गलत। जी, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, कौन से चश्मे से इतिहास को देख रहे हैं? आपके मुखिया ये कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को मत पलटिए, क्या मिलेगा? पहला बयान आता है औरंगजेब पर, किसका आया था आपको याद दिलाऊं क्या? ये दूसरा बयान किसका आ रहा है? इतिहास के पन्नों में औरंगजेब के शासन से करीब 140 साल पुराना पन्ना पलट कौन रहा है और क्यों पलटा जा रहा है? देखिए बहुत अच्छी बात अभी जो आपके बैठे हुए थे पैनलिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों इन इतिहास के पन्ने पलट पलट के इस देश के अंदर में ऐसी राजनीति खड़ी करना चाहती है जिस राजनीति को देश में कोई ज़रूरत नहीं है। ये नफरत की राजनीति को कौन पन पा रहा है? आपने औरंगजेब की बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। औरंगजेब का जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने खुद, अबू आजमी जी ने खुद से नहीं बोला, औरंगजेब के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, क्रोध के पूछा गया। जब तब उन्होंने बोला कि नहीं, कई उन्होंने मंदिर भी बनाए थे, फिर उनसे एक शब्द निकल गया, लेकिन वापस उन्होंने उस शब्द को वापस भी ले लिया कि नहीं, हम अपने शब्दों को वापस लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के पाल साहब क्या कह रहे हैं? किस तरह के बयान आ सकते हैं? मेरी बात सुन लीजिए। मैं मतलब ऐसा लाइन लिख देना चाहिए ना कि अगर इनको कुरेदी है मत, कुरेदने से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुंह से। अच्छा चलिए, अबू आजमी को छोड़िए, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में ये बात कह रहे हैं, वो गद्दार कह रहे हैं। रुकिए सर, आइए मत, मेरे सवाल सुनिए पहले। आइए, आ कहाँ रहे हैं आप? सुन तो लीजिए सर, सुनिए ना। बोलने दीजिए ना मुझे। अरे सुनिए तो, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में गद्दार शब्द का इस्तेमाल राणा सांगा के लिए करते हैं, किस तथ्य के आधार पर, और क्या आप उनको गद्दार मानते हैं? सीधा सा सवाल है, घुमाइएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा। अब आप सुन लीजिए ना। आप अरे क्यों घुमाएगा? आपने इतने बयान सुनाए, पाल साहब का सुनाया, मनोज तिवारी का सुनाया। अब मैं बोल रहा हूं तो आप कह रहे हो कि आप पलट रहे हो। आपके बयान जो आपने टीवी पे दिए उसी का तो मैं चर्चा कर रहा हूं ना।
पाल साहब क्या बोले थे, महिमा मंडल औरंगजेब की, कौन कर रहा है महिमा मंडल औरंगजेब की? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को उठाए हुए है ना। बीजेपी ने क्या बयान दिया, कौन क्या बयान दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। बोलने दीजिए, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछ रही हूँ, क्या राणा सांगा गद्दार थे, जैसे कि आपके राज्यसभा में आपके सांसद कह रहे हैं? मुझे तो बोलने दीजिए। सीधा सा सवाल है अनुराग भदौरिया, इसी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। कर रहे हो आप, अपना समय भी बर्बाद कर रही, मेरा भी समय बर्बाद कर रही हैं। ये आप 20 बार सवाल पूछ चुके, मुझे बोलने दीजिए, इतने मैंने जवाब दे दिया होता सारे सवालों का। दूसरा, मनोज तिवारी औरंगजेब को बता रहे, हीरो कौन मतलब आप देंगे नहीं? आप ही बार बार नाम ले रहे हो औरंगजेब का, हम तो ले नहीं रहे। अरे अनुराग भदौरिया, कौन समय बर्बाद कर रहा है जनता का? ये जनता आराम से देख रही है, इस वक्त समझ रही है। मैं एक बार तीसरी बार तीसरी बार मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूं, राणा सांगा गद्दार है या नहीं है समाजवादी पार्टी की नजर से? क्योंकि आप बेचैन है, परेशान है कि एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है। अब देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा ना। कोई हिटलर शाही है क्या आपकी? मैं बोलता हूं आप चिल्लाने नहीं सर, हिटलर शाही इसलिए, सुनिए ना, ये नहीं हो सकता ना कि मैं आपसे गाय पर निबंध पूछ रही हूं और आप मुझे कुछ और समझाएं। मैं जो पूछ रही हूं मैं उसका जवाब चाहती हूं। यहाँ आप जो रट के पेपर में लिख कर आए ना, वो मैं सुनने के लिए नहीं बैठी। आपको 5 साल, अरे मुझे बीजेपी से जो सवाल पूछना आप ये बॉडी लैंग्वेज है क्या? नहीं, ये भाषा आपको शोभा दे रही है क्या? नहीं, ये भाषा मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सीधा सा है, राणा सांगा समाजवादी पार्टी के हिसाब से गद्दार है या नहीं है? गद्दार है या नहीं है, क्या मानती समाजवादी पार्टी? सुन लो, आप सुन लीजिए, आप पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण कीजिए कि रट के आप रट के बैठ के यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं अपने सामने लिखी होगी ना आपकी बात। मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ, आप बोल रहे हैं तो शब्दों का, हाँ तो शब्दों का चयन कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, जवाब। हाँ, बस तो सवाल यह है कि इस देश के अंदर में सवाल नहीं, जवाब। एजेंडा चलाना तो आप बोला, जवाब। अरे मैं बोलने तो मुझे। हाँ बोलिए। बस आप चुप रहिए थोड़ी देर। कितने सेकंड चुप रहेंगे? कितने सेकंड चुप रहेंगे? तो मैं बोल पाऊंगा, बताइए। आप टाइम दे दीजिए, मैं इतने सेकंड मैं आपको दे रही हूँ, जनता भी देख लेगी कि आप जवाब देते हैं या कि गोजले भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड बस, तो आप चुप रहिए थोड़ी देर। हाँ, जनता देख लेगी। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ पे इतिहास के पन्ने बार बार पलट रही, कभी औरंगजेब को लाती है, कभी बाबर को लाती है। जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो ये पूछना पड़ेगा, हम भी पूछेंगे, इस देश के अंदर में जो लोग आए कैसे आ गए? यहाँ तैमूर आया कैसे आया? मैं पूछना चाहता हूं। चंगेज खान आया तो कैसे आया? बाबर आया तो कैसे आया? अरे हम लोगों के लोग कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है ना, जिनकी वजह से कोई ना कोई इस देश में आया होगा, कोई तो कोई होगा जिन्होंने उनको पनाह आने का रास्ता दिया होगा। अब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो बहुत सी चीजें इसमें पलट के बाहर आएंगी। इसलिए बार बार कहते हैं इतिहास के पन्ने मत पलटिए, हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ना आज की बात करती है ना आने वाले कल की बात करती है। ये पुराने कल की बात कर करके हमारे आपके समय बर्बाद कर रही है और देश का समय बर्बाद कर रही है। सिर्फ हमें आपको इसमें उलझाना चाहती है। अगर इतिहास जाओगे तो जयचंद की भी बात आएगी ना। ऐसे बर्बाद की बात आपने की, आपने कहा जवाब दोगे, मैंने आपको 30 सेकंड दिए, फिर से आप, मैं अपना सवाल एक बार दोहरा दे रही हूँ, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मैंने आपको 30 सेकंड दिया, टाइमर लगा के मैंने 31 सेकंड आपको दे दिए। अब आप मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मैं फिर दोहरा दे रही हूं, क्या समाजवादी पार्टी के हिसाब से राणा सांगा गद्दार है? मैं तो बस इतना जानता हूं, सुन लीजिए, मैं तो बस इतना जानता हूं, आप बाबरनामा पढ़िए। बाबरनामा में क्या लिखा है, मेरी बातों पे मत जाइए। सतीश चंद्रा जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिडियन, हिस्ट्री ऑफ क्या मेडिवल ऑफ इंडिया लिखा है, उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए। या रीमा ओझा ने जो लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसको पढ़िए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। पढ़ के तो देखिए, अगर हिस्ट्री पे चर्चा होती तो चर्चा हो जाए ना। तो पढ़े लिखे का यहाँ उदाहरण पेश कर दीजिए ना। आप बताइए सतीश चंद्रा जी ने समाजवादी पार्टी अपने सांसद के बयान पर खड़ी है या नहीं खड़ी है? राणा सांगा गद्दार है या नहीं है, और क्यों गद्दार है ये भी जरा भाई, क्यों की तो बात ही बहुत दूर की है। आप तो यही नहीं बता पा रहे हैं कि आप इसके साथ हैं या साथ नहीं है। इतनी हिम्मत अपना नहीं आप दिखा पा रहे हैं सर, इतनी हिम्मत नहीं। औरंगजेब को क्रूर ना मानने का हिम्मत दिखा लेते हैं, राणा सांगा गद्दार है, उस पर आपसे एक बयान नहीं निकल रहा है आपका, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप सर। हमारी अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन रही हूँ सर, पिछला 2 से 3 मिनट मैंने आपको ऐसे ही दे दिए और मेहमानों के पास मैं जा ही नहीं पाई, और उसके बाद भी अगर आप ये कंप्लेन कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है सर। थोड़ा सा रुक जाइए, अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो मेरे बराबर ही आप बोल रहे हैं, मुझसे कम नहीं बोल रहे हो। सुनिए, अगर राणा सांगा गद्दार थे नहीं थे, इस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गोल गोल जलेबी घुमा रहे हैं, या तो यही ठान के आए हैं आप, या तो पूरा समय बर्बाद करेंगे डिबेट का। जानने के लिए सुन लीजिए, नहीं आप पढ़कर आए ना, बता दीजिए। मैं तो बहुत सिंपल सी चीज अनुराग भदौरिया, आपको जानना है
फिर चिल्लाने लगे, फिर फिर से बहुत आराम से एक और सवाल, एक लास्ट बार कोशिश कर लेती हूँ, कहीं आपको ये नहीं लगे कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ दोहरा रवैया अपना रही हूँ, इसलिए बहुत शांति से एक बार फिर, राणा सांगा गद्दार थे या नहीं थे समाजवादी पार्टी की नजर में, क्या है? आखिरी बार पूछ रही हूँ, आपकी मर्जी, दीजिए चाहे मत दीजिए। 30 सेकंड चुप, 30 सेकंड नहीं दे सकते सर, 30 सेकंड दे दिया है, बाकी सबके भी नंबर है। 30 सेकंड चुप, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मुश्किल इतना नहीं बोले जा रहे हो जब से सारा, तो आप ही बोल रहे हो, मुश्किल नहीं है, हाँ या ना कहना अनुराग भदौरिया। अरे डंके की चोट पर कहिए ना कि है कि नहीं है, क्यों डर रहे हैं फिर? क्या दिक्कत है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हाँ ना में जवाब नहीं होता है, नहीं होता है, बस ये जो जवाब आपने दे दिया ना, जवाब देना है, यही जवाब काफी था। ठीक अनुराग भदौरिया, आप जरा जिप लगाइए अपने मुंह पर, जिप लगाइए और 2 मिनट शांति से बैठिए। प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, आपको, अरे आपकी आवाज, ये राणा सांगा को गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐसे नहीं कि पत्रकार इनको कुरेद रहा हो, जैसा कि इनको अबू आजमी के मामले में ऐसा लगा कि पत्रकार गए उनसे कुरेद के पूछा तो उनके मुंह से निकल गया। इससे एक बात ये समझ आती है कि समाजवादी पार्टी को कुरेदिए मत, वो कोई भी बयान दे सकते हैं, फिर जिम्मेदार आप होंगे, पहली चीज। दूसरा, राज्यसभा में आप राणा सांगा के बारे में अगर कहते हैं तो वहां तो आपको किसी ने कुरेदा नहीं, आप खुद वहां जाकर ऐसा बयान दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना तब जबकि 1527 याद आता है, खानवा युद्ध, बाबर की सेना को हराया। आपको इतिहास पता नहीं है, बैठकर यहां बाबरनामा से लगाकर 75 किताब गिना रहे हैं मुझे। अर्पिता जी, आज अनुराग भदौरिया एक राजपूत होते हुए महान राणा सांगा को देशभक्त नहीं कह सकते, इतनी बड़ी इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद राजपूत समाज से आते हैं और राणा सांगा का इतना बड़ा अपमान हुआ, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये इनकी नीति और इनका तुष्टीकरण। मैं डेट और फैक्ट्स कोट करूंगा। 21 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर को राणा सांगा ने हराया था। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एड्सवर्थ कहते हैं, बयाना में मुगलों को एहसास हो गया कि उनके सामने अफगानों से भी कई भयंकर सेना थी और वो राणा सांगा की सेना थी। ये बाबरनामा की बात करते, मैं बाबरनामा कोट करता हूं। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं, हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। पर ये तुष्टीकरण करने वाले राणा सांगा को गद्दार कहते हैं समाजवादी पार्टी करने वाले। शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया का एक राजपूत होते हुए। और बात यहीं तक सीमित नहीं, इन्होंने बोला सतीश चंद्रा, मैं सतीश चंद्रा को कोट करूंगा, मेडिवियल इंडिया फ्रॉम सुल्तान टू मुगल्स। सतीश चंद्रा लिखते हैं अपनी किताब में, राणा सांगा क्लैश विद इब्राहिम लोधी's forces several times, particularly in regions of eastern Rajasthan and Malwa, and established himself as a thorn in the sword of Sultan। और 10 नहीं 12 बार से ज्यादा उन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था, परंतु उसके बाद भी हमारे वो देशभक्त राणा सांगा, हमारे वीर सपूत राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते अर्पिता जी। और सोच यही है, ये सोच, और आप पूछ रही थी आपके ओपनिंग में लड़ाई क्या है, लड़ाई हमारी सोच और इनकी सोच में। इनकी सोच के हिसाब से ये सैयद सलार गाजी को भारत का इतिहास मानते हैं, हम महाराजा सोहेल देव को भारत का इतिहास मानते हैं, ये औरंगजेब को भारत का इतिहास मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को भारत का इतिहास मानते हैं, ये बाबर को भारत का इतिहास मानते हैं, हम जो है राणा सांगा को भारत का इतिहास मानते हैं। ये हम में क्या फर्क है? हम बोलेंगे तो हमें बोलने से क्यों नहीं बोल सकते? शर्म आनी चाहिए भाई, ये तो मानते हैं हम। मान जाइए सर, अनुराग भदौरिया मानने की तो बात है। यहाँ मैं अगर आपसे सवाल दूसरा पूछ लेती कि औरंगजेब क्रूर था या नहीं था, उस पर तो आप छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नहीं सर वो तो क्रूर नहीं था, उसके टाइम पर तो भारत का विकास हुआ था। लेकिन जब मैं राणा सांगा पर पूछती हूँ तो आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो बोला कि औरंगजेब महान नहीं है। अच्छा, इसमें आप बोल सकते हैं राणा सांगा गद्दार थे, नहीं मानते, राणा सांगा गद्दार थे। क्यों चिल्ला रही हैं आप? राणा सांगा गद्दार थे ना, मुझे बोले दीजिए। आप अब चुप रहिए, अगर आपके अंदर इंसानियत है, पत्रकारिता जिंदा है तो चुप रहिएगा। जैसे बीजेपी के समय चुप रहता है, आप चुप रहिए। जैसे आपने बीजेपी को सुना डर के मारे, वैसे हमने छोड़ दीजिए, सबको पता नहीं। बीजेपी से डरती है क्या? बीजेपी बोलती है तो चुप हो जाती है, शर्म आती है। जब आपको औरंगजेब की पैरवी करनी है और राणा सांगा को आप बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर कि वो गद्दार थे या नहीं थे, बोले दीजिए, बताइए ना गद्दार थे, क्यों डर रहे हैं आप? तो आप चुप रहिए। चिल्लाने से सर सच्चाई नहीं बदल जाती अनुराग भदौरिया। मैं आपको उलझना नहीं चाहती, मेरे डिबेट का ये पैटर्न ही नहीं रहा है कि मैं किसी से इस तरह उलझूं। अनुराग भदौरिया ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से अभी उठकर चले जाइए। मैं अगला कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। अगर आपको ऐसे ही बायस दिख रही हूं, मैं अगर मैं बायस दिख रही हूं तो आप आराम से उठ के जा सकते हैं सर, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अनुराग भदौरिया शांत कराइए सर। आनंद दुबे एक रिएक्शन आपसे, राणा सांगा को लेकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? जी अर्पिता जी नमस्ते। सबसे पहले तो आज हम अपने तीनों महानायक को नमन करते हैं। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
अब आता हूं महाराणा सांगा जी पर। महाराणा सांगा जी हमारे नायक हैं, हमारे हीरो हैं। अगर उनको कोई गद्दार कहता है तो चाहे रामजी लाल सुमन हो और चाहे अबू आसिम आजमी हो, हम उनका निषेध करते हैं, उनको धिक्कार करते हैं। अर्पिता जी, हम राजनीति में आए हैं राजनीति की शुचिता को देखकर, राजनीति की एक विरासत को देखकर जो हमारे महापुरुषों ने पहले किया और हमें आगे सिखा कर गए हैं। महाराणा सांगा जी ने बाबर से युद्ध लड़ा, बाबर को हराया भी। ये लोग कह रहे हैं कि बाबर को उन्होंने बुलाया। अरे फरगाना का वाताताई बाबर, वो आक्रामक बाबर, वो तो स्वयं आया था लोधियों से लड़ने, लोधी से लड़ते लड़ते वो हमारे महापुरुषों से लड़ने लगा। और महाराणा सांगा जी, जिनका नाम संग्राम सिंह प्रथम है, उन्होंने तो हमारे देश की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ा। बाद में उनके वंशजों ने, महाराणा प्रताप जी ने कैसे अकबर से युद्ध लड़ा, पूरी दुनिया जानती है। तो हमारे देश में चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे महाराणा सांगा जी हो, इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने अपने घर के लिए, अपनी राजनीतिक पार्टियों के लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध में नहीं आए थे। इन्होंने हमेशा चाहे लोधी हो, चाहे मुगल हो, और चाहे चंगेज खान रहे हो, चाहे तैमूर, सबको परास्त करने को, भगाने का काम किया। तो ये हमारे महानायक हैं। आज 400-500 साल पुराने हमारे महानायकों को अगर अज्ञानता की वजह से कोई अपमानित करे, कोई भला बुरा कहे, तो माफ करना अर्पिता जी, मैं भले इंडिया गठबंधन में हूं, लेकिन इस विषय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी अपनी आपत्ति आदरणीय अखिलेश यादव जी को दर्ज कराई थी कि आप अबू आसिम जैसे नेताओं पर कार्रवाई करिए, और आज हम कहेंगे कि रामजी लाल सुमन को आप तत्काल प्रभावित से कार्रवाई करिए। उनको एक प्रकार से कड़ा निर्देश दीजिए कि जो चीज नहीं आती, जो इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको दुनिया के सामने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोई बात नहीं है। हम बीजेपी को घेरेंगे, बीजेपी को कानून व्यवस्था के विषय पे घेरेंगे, बीजेपी को आर्थिक नीतियों के विषय पे घेरेंगे, सामाजिक नीतियों पे घेरेंगे, क्योंकि बीजेपी कोई बहुत बड़े दूध की धुली पार्टी नहीं है। बीजेपी में बहुत कमियां है। बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास कर नहीं पाती, लेकिन बीजेपी को घेरते घेरते हम अपने आप को, आपकी विचारधारा फिर मिली कैसे? अबू आजमी साहब जिस तरह की बात करते हैं, देखिए हर राजनीतिक दल का अपना एक पैटर्न रहा है, समाजवादी पार्टी का भी अपना एक पैटर्न रहा है, तो साथ चलने का ठाना क्यों? फिर सवाल बार बार यही उठता है ना, विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े क्यों? अर्पिता जी 2019 में कैसे हालात बने आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी बनी थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर। हम बार बार चुनाव में जनता को नहीं डालना चाहते थे, इसके लिए एक संगठन बनाकर हमने अच्छी सरकार चलाई। कोरोना के संकट काल में लोगों को डिलीवरी दी, सर्विस दी, सेवा दी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री जी की हम सबको एक आशीर्वाद मिला। तो ऐसा नहीं है कि एक गठबंधन कोई ऐसा था। अच्छा, रही बात इंडिया गठबंधन, उसे बहुत सारे दल हैं, लेकिन हम तब भी विरोध करते हैं जब स्टालिन उदयनिधि के बेटे कहते हैं कि सनातन डेंगू है, हम तब भी विरोध करते हैं। अबू आसिम आजमी हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं, या जो क्रूर आतताई से उनके समर्थन में बोलते हैं, तब भी हम विरोध करते हैं। अर्पिता जी, यहां पर प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न है कि इतिहास को इन लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अन्यथा फिर ऐसी हल्की बयानबाजी होगी, उस पर बहस होगा। जो मेन मुद्दे हैं, जैसे हम बीजेपी को घेरना चाहते हैं, आज महाराष्ट्र में हाउस चल रहा है, इनका वित्तीय हाउस था ये, लेकिन पूरा का पूरा औरंगजेब के नाम ये बर्बाद हो गया हाउस। तो हम ये इनको सलाह देंगे इंडिया गठबंधन को कि समझ के बोलो, समझदारी से बात करो। बीजेपी को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे चरण आएंगे, लेकिन ऐसे भटकाने वाले मुद्दे पर जाएंगे तो देश भी पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है विशाल मिश्रा जी, देखिए आनंद दुबे कह रहे हैं कि अज्ञानता में दिया गया ऐसा बयान है। आपको लगता है अज्ञानता में आप सदन के अंदर, राज्यसभा में आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, और तब आप ये बात कह रहे हैं कि बाबर को लाने वाले राणा सांगा थे। इतिहास के अगर पन्नों को पलट लेते तो ये बात भी पता थी कि ये प्रस्ताव उसकी तरफ से ही आया, उसको बाद में सहमति से निरस्त भी कर दिया गया, बाद में उसी के साथ युद्ध हो रहा है। ये कौन से इतिहास के पन्ने में लिखा है कि बाबर को वही लेकर आए? आप इतिहास के पन्ने कम से कम सही तरीके से तो पलटते और सदन में आकर बयान दे देंगे। अर्पिता जी, ये इतिहास का भूलापन नहीं है। इतिहास का भूलापन वहां पर नहीं आता है जब दुनिया के सबसे बड़े आक्रांता विधर्मी जो है शासक, जो है क्रूर शासक, और इन जो है औरंगजेब के बारे में इनके नेता बयान देते हैं, तब भी वो सोची समझी जो है वो भूलापन था। अरे ये भारतीय समाज का अपमान है। महाराणा सांगा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, और कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं ये? अभी ये अनुराग भदौरिया पूछ रहे थे बाबरनामा। मैं चैलेंज करता हूं आपके शो पर, अगर अनुराग भदौरिया बता दे कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, अर्पिता जी मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। न जानते हैं, न समझते हैं, और हमारे भारतीय महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की घटिया अपमानजनक
टिप्पणी करते हैं। बताइए बाबरनामा में ये लिखा है, बता दो बाबरनामा किस भाषा में लिखा है। अगर बता देते हैं ये सपा के प्रवक्ता अर्पिता जी, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं तो इनको कर्नल टाट की किताब पढ़नी चाहिए, राजस्थान का इतिहास पढ़ना चाहिए, राजस्थान का भग्नावशेष पढ़ना चाहिए, वंश का भास्कर की किताब पढ़नी चाहिए, राजपुताने का प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए, गौरी शंकर और हरिशंकर ओझा की पढ़नी चाहिए। कर्नल टाट उनको भग्नावशेष बताते हैं। 1517 में हराया इब्राहिम लोदी को, 18 में हराया, 19 में हराया और जो है 92 में बाबर को हराया। अरे बाबर को बुलाया था उसके इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, और आप यहां पर खड़े होकर संसद में हमारे भारतीय महापुरुषों का अपमान करते हैं। चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए ये आपका सनकीपन है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब भारत के मानस को नहीं समझते। बोलिए अर्पिता जी, पूछिए अनुराग भदौरिया से कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी है जो इनके नेता वहां पर कोट कर रहे थे। ये तुष्टिकरण है, ये बार बार भारतीय महापुरुषों का अपमान, बार बार विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन, बार बार विधर्मी क्रूर शासकों के बयान के साथ अपने नेता को समर्थन देना, ये क्या है? चंद कट्टरपंथी ऑटो का सनकीपन नहीं है। बताइए महाराणा सांगा के बारे में, जिनका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गई, एक आंख कट गया, 80-80 घाव थे, 100 युद्ध लड़े। बताइए कभी पराजित हुए हो? बताइए कोर्ट करिए और इनसे पूछिए बाबरनामा किस भाषा में लिखा है। ठीक है विशाल जी, ठीक है जवाब अनुराग भदौरिया जवाब। अनुराग नहीं, दो लाइन अब मुझे बोलने दीजिए, देखिए उनको हटाइए, हम लड़ने नहीं आए। ठीक है जवाब। मैं देखिए गलत बात है, आमने सामने आपने कर दिया, लड़ने के लिए आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बताओ बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? बाबरनामा बात हो पाएगी, ऐसी बात नहीं हो पाएगी, हम लड़ने नहीं आए। आप बात कर, ठीक है विशाल जी। अरे आवाज कम कीजिए ना, हमारी तो आप चिल्ला रहे थे, जरा चिल्ला के आवाज कम कर दीजिए। महापुरुषों के बारे में देखिए, अरे आवाज कम कीजिए तो मैं बोल पाऊंगा, ऐसे लड़ने में मेरी आवाज नहीं। आप पहले इसको हटाइए स्क्रीन से, मैं अपनी बात कहूंगा, ऐसे नहीं होगा, लड़ने नहीं आए। विशाल जी प्लीज, नहीं तो हम लड़ने थोड़ी आए हैं, पहले आपसे लड़े। ठीक है, सही बात है, आप तो प्रेम बरसा रहे हैं सर, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। आप नहीं हटाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे थोड़ी होगा कि हम सर आवाज कम करनी पड़ेगी। अनुराग भदौरिया देखिए अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। सवाल है इस देश के अंदर में पूरा एकदम औरंगजेब से राणा सांगा तक आऊंगा, मुझे टोकिएगा नहीं। सवाल है इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब बाबर की राजनीति सूट कर रही है, लगातार उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि बात हो चुकी है। आपको मैंने पहले बोला था, अबू आजमी ने अपने शब्द वापस लिए थे, लेकिन जेडीयू के विधायक ने जब ये बात कही थी खालिद अरमन ने कि औरंगजेब महान है, तो भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है, एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उससे सत्ता चली जाएगी, तब जोश इनका खत्म हो जाता है। अब आइए राणा सांगा पे, जहां तक इतिहास की बात है, इतिहास में जैसे बाबरनामा के भी हमारा जिक्र करें, बिल्कुल सही बात है। बाबरनामा ने यह भी लिखा है कि राणा सांगा बहुत बहादुर, हमने अपनी जिंदगी में इतना बहादुर राजा नहीं देखा, बिल्कुल उसमें लिखा है। फिर चुप कराइए, ऐसे कैसे डिबेट होगा? एक सेकंड नहीं, विशाल जी प्लीज कराएंगे तो फिर नहीं डिबेट कर पाऊंगा। मेरे कान में आवाज गूंज रही है, विशाल जी प्लीज, मेरी आवाज में कान गूंज रही है, ये गलत बात है। विशाल जी एक सेकंड, अरे प्लीज नहीं, आवाज बंद कीजिए, एजेंडा चलवा रही है। करीब विशाल जी प्लीज प्लीज करने की जरूरत है। मेरी आवाज तो देखिए, मेरे कान में आवाज गूंज रही है। अनुराग भदौरिया मैं एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, ये एजेंडा और पत्रकारों पर निशाना जो आप साध रहे हैं ना, ये अच्छे शब्दों का आप भी चयन कीजिए। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं मेरे जो मेहमान आए, जितने सम्मान से मैं बात करूं उतने सम्मान से वो भी बात करें। आप सम्मान खोएंगे तो मजबूरी में मुझे भी आपसे वैसे बात करनी पड़ेगी, और ये ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। सारे मेहमान बैठे हैं, किसी ने कुछ आपत्ति नहीं दर्ज कराई, आपको हमेशा दिक्कत होती है अनुराग भदौरिया। आपको अगर इतनी दिक्कत है सर, बीच में नहीं बोला, अगर मैंने आवाज कम कराई थी अनुराग भदौरिया, आप बार बार कह रहे हैं आप लड़ने नहीं आए, आप क्या करने आते हैं फिर चर्चा करने? आप क्यों आते हैं फिर चर्चा करने जब आपको इसी ढंग से चर्चा करनी है? सर आप तय एजेंडे के साथ आते हैं, मत कीजिए। अनुराग भदौरिया मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, अनुराग भदौरिया आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ, विनम्र निवृत्ति इसको आप मान लीजिए। एक सेकेंड, थोड़ा आप आवाज कम नहीं कर पाएंगे, मैं बोलना शुरू करूंगा तो दूसरे को आप। अनुराग भदौरिया मैं आखिरी बार आपसे सम्मान से बात कर रही हूँ, आप मुझे नहीं बताइए मुझे किस चीज में शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों सुनूं आपसे कि मुझे शर्म आनी चाहिए? कौन है आप? मुझे डिबेट में अपना बोलने का मौका दीजिए। कौन है आप जो मुझे बताएंगे शर्म आनी चाहिए? कौन है आप? कौन है आप? मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। अनुराग भदौरिया दूसरे पहले चिल्ला रहे हैं, आप चुप नहीं करा सकती। अनुराग भदौरिया मत कीजिए, समय जाया हो रहा है। आप एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया
आप ये लड़ाई, ये चर्चा अनुराग भदौरिया और अर्पिता आर्या के बीच में नहीं है। सर सुनिए, ये चर्चा अनुराग भदौरिया और अर्पिता आर्या के बीच में नहीं है। सुनिए आप, इसलिए अब अगर आप ऐसे शब्दों का चयन करेंगे, नहीं, शब्दों के सही चयन के साथ अपनी बात रखिएगा। अगर आप बदतमीजी करेंगे, चेतावनी है सर आगे के लिए, अपनी बात रखिए। मैं कहाँ मना कर रही हूँ? मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, अनुराग भदौरिया बार-बार इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप अपनी बात रखिए। अब अगर आपने बदतमीजी की, नहीं अनुराग भदौरिया, अब आप बदतमीजी अगर आपने की तो मैं माफी, आपको हटाना पड़ेगा मुझे, मैं बता रही हूँ। मैं सुनने नहीं बैठी हूँ सर, मैं सुनने नहीं बैठी हूँ। ठीक है अनुराग भदौरिया, रखिए अपनी बात। मैं भी आपका सुनने नहीं बैठा हूं, सुन लीजिए आप। मैं बोलना चाहता हूं, आप बार-बार हमें ज्ञान मत दीजिए। मैं बोलना चाहता हूं, आप बार-बार मैं तो बोलना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, मैं बोलूंगा, बोलिए। फिर नहीं बोले थे। अब मैं बोलूं। देखिए, सवाल यह है कि बार-बार भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब सूट कर रहा है और बाबर सूट कर रहा है। औरंगजेब बाबर को बार-बार खोद के कब्र से लाते हैं और कब्र से लाके देश के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। पार्लियामेंट के अंदर में हमारे आदरणीय सांसद जी ने बोला है, सांसद जी ने जो बोला है उसको सांसद जी अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह किस आवेश में, किस जोश में बोल रहे थे। लेकिन ये सच है, इस देश के, अब मुझे बोलने दीजिए फिर टोक पड़े, इस देश के अंदर में ये सच है कि बाबरनामा में बाबर ने ये तारीफ की है कि राणा सांगा बहुत महान योद्धा थे। एक इतिहासकार ये भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार, कि भाई जब दौलत खान ने बाबर को यहां बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, तो हमारे कुछ राजा भी थे जिन्होंने उनके साथ मिलके अपना कॉलिशन किया था कि मिलके हम लोग इब्राहिम लोदी को हराएंगे और जो लोग बाहर से बाबर आया है, बाबर वापस चला जाएगा अपना जहां से भी आया। यही आपस में संधि होती है। कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जब ये युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जो हिंदू राजा इस दौलत खान लोदी के साथ मिलके जब आक्रमण किया लोदी के ऊपर में, तो उसमें कुछ हिंदू राजा शामिल नहीं हुए, क्योंकि हम इब्राहिम लोदी का मेरी बात बोलने दीजिए मुझे। देखो, टोकेंगे तो मेरी बात नहीं हो पाएगी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। तो सभी हिंदू राजाओं ने यह तय किया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, जिसको इब्राहिम लोदी को जब उसका दौलत खान लड़ रहा था, कुछ राजा नहीं गए, तो उसमें बाबर को बहुत बुरा लगा। बाबर को ये लिखता है, ये उस बाबरनामा में लिखा है कि बाबर को लगा कि कुछ हिंदू राजाओं ने मुझे समर्थन नहीं दिया, तो वो यहीं रुक गया। और रुकने के बाद खांडवा का युद्ध हुआ। खांडवा के युद्ध होने के पहले बयाना युद्ध की जो आप बात कर रहे हैं, तब सारे राजपुताना एक साथ आए और उसमें अफगानी राजा जो थे, जो पहले से यहाँ पे थे अफगान के लोग, वो भी साथ आए। और आपकी बातों में अनुराग भदौरिया बयाना में बाबर कोई दो राय नहीं है। बाबर को हराया। सारी बातें आपकी इर्द गिर्द बाबर की आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राणा सांगा इसलिए अच्छे हैं क्योंकि बाबरनामा में ये तारीफ हुई है, ये कहा गया है कि राणा सांगा, ये आपको नहीं लगता क्योंकि ये बाबरनामा में लिखा है इसलिए ये आपको अच्छा लग रहा है? समझ गई सर मैं आपका पॉइंट। शुक्रिया अनुराग भदौरिया, शुक्रिया। अब शांत नहीं, अब आपको नहीं बोलना है सर। ये सिर्फ अनुराग भदौरिया का शो नहीं है ना सर कि अनुराग भदौरिया ही बोलते रहेंगे। रुकिए, प्रदीप भंडारी कम कीजिए। राजस्थान की धरती को धिक्कार है अनुराग भदौरिया पे और राजपूत समाज को धिक्कार है अनुराग भदौरिया पे, जो खुलकर नहीं बोल सकते कि जो इनके एमपी ने बोला है, जो इनके एमपी ने बोला है। एक सेकंड प्रदीप भंडारी। अनुराग भदौरिया, आपको बड़ा बुरा लगता है, आप बोलते हैं कोई दूसरा बोल दे, है ना, और जब दूसरा बोले तो आप बोलिए, फिर आप कहिए लीजिए हमें आजादी नहीं दे रहे हैं। महान है आप भाई, कीजिए आवाज कम इनकी। प्रदीप भंडारी जी हर शो में ऐसे ही करते हैं, 50% टाइम जो है टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। धिक्कार है राजपूत समाज को अनुराग भदौरिया जी जैसे जयचंदों पे, जो महान राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते। ये बाबर से रेफरेंस लेंगे, अरे बाबर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसके हिसाब से राणा सांगा की वीरता और महानता नहीं तय होती है। राणा सांगा की वीरता और महानता युद्धों के अंदर है। ये वही राणा सांगा जिससे 10 बार से ज्यादा उसकी बात कर रहा हूं। राणा सांगा जिससे बाबर कांपा, ये वही राणा सांगा जिससे बायनाकर युद्ध बाबर हारा था। और आप क्या बात करेंगे, औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। और क्या अर्पिता जी हमने शुरू किया, इनके लोगों ने, इनका अबू आजमी दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देके बोलता है कि अरे बहुत महान शासक था। ये रहा औरंगजेब के ऊपर पूरी की पूरी किताब पढ़ लो उठा के, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, क्या इसके खिलाफ आप बोलेंगे? और क्या बाबर की बात करते संभल की सच्चाई पे बोलेंगे? मुस्लिम तुष्टीकरण में कितनी पराकाष्ठा में जाएंगे? अनुराग भदौरिया की आवाज कम कीजिए। प्रदीप जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए, एक एक करके। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये कोई महायुद्ध चल रहा है क्या?
प्रदीप भंडारी, मैं सीधी बात इनसे कह रहा हूं, इन्होंने आज छत्रपति शिवाजी जी महाराज का अपमान किया, राणा सांगा का अपमान किया। मैं इनसे बोलता हूं, ये मुगल म्यूजियम बनाते थे, महाराजा सोहेल देव की ग्रेटनेस को इन्होंने नहीं दिखाया था। बहराइच के अंदर सैयद सलार गजनी की दरगाह को ये मनाते थे, परंतु महाराजा सोहेल देव की नहीं मनाते थे। बड़ी बात ये तुष्टीकरण करने पे हमारे हिंदू राजाओं का अपमान करते हैं अर्पिता जी, और औरंगजेब से लेकर बाबर का महिमा मंडन करते हैं, और इसी के खिलाफ हम खड़े हुए। और मैं उद्धव सेना के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं, अगर इनको इतनी घबराहट हो रही है, वीर सावरकर का अपमान हो चुका है, राणा सांगा का अपमान हो चुका है, छत्रपति शिवाजी जी महाराज का अपमान हो चुका है, और इनके इंडिया अलायंस के मेंबर ने किया है, तोड़ो कांग्रेस के साथ अलायंस अगर नीति साफ है। और संजय राउत हिंदू को तालिबानी कहते हैं, तैमूर का महिमा मंडन करते हैं, क्या संजय राउत को हटाया पार्टी से इन्होंने? आनंद पे जवाब इस पर। अर्पिता जी ऐसा है कि हमारा देश अब यह तय कर चुका है कि हमारा महानायक कौन है और देश का गद्दार कौन है। महानायक पृथ्वीराज चौहान जी, महानायक महाराणा प्रताप जी, महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी और बाजीराव बल्लाळ जी, झांसी की रानी जी, मंगल पांडे जी। और गद्दार कौन है? मुगल गद्दार थे, उसके बाद ये जो तैमूर के जो खानदान वाले थे वो सब गद्दार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज गद्दार थे, खिलजी गद्दार थे। तो यहाँ पर कोई किसी को भ्रम रहने की कोई संजय राउत तो नहीं मानते ना, संजय राउत तो हिंदुओं को तालिबानी कहते हैं, औरंगजेब की कब्र को गर्व का प्रतीक बोलते हैं। सुनिए तो पहले, अरे अभी सुनिए पहले प्रदीप जी सुनिए। नहीं, मैं आपका समर्थन करता हूं भाई के रूप में, परंतु आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है संजय राउत का? सुनिए बोलने दीजिए प्रदीप जी एक मिनट। हमारे देश में कुछ गद्दार राजा भी हुए, आज भी अपने बच्चों का नाम लोग जयचंद नहीं रखते, राजा मान सिंह नहीं रखते, मिर्जा राजे जयसिंह नहीं रखते, क्योंकि ये भारत के राजा होते हुए भी हमारे जो महानायक जब लड़ाई लड़ रहे थे उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, गद्दारी करने का काम किया। अगर उनका कोई महिमा मंडन करता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारे महानायक है राणा सांगा जैसे लोग, जिन्होंने हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख में तीर चल गई, सब कुछ तबाह होने के बाद भी हाथ में तलवार लड़ते रहे, उनका अगर कोई अपमान करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदीप जी महाराज का अपमान किया, हटा दो संजय राउत को अपनी पार्टी से, हटाओ संजय राउत को अपनी पार्टी से। आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा जायज है। आज आप और हम अलग अलग विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, राजनीतिक मंचों में हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं प्रदीप जी आपका गुस्सा जायज है, इसके लिए आज आपकी बात सुन रहा हूं, क्योंकि बात मेरे अस्मिता की है, मेरे देश पर एक प्रकार से आघात पहुंचा है। कुछ लोग, अज्ञानी लोग, जिनको न तो सनातन पता है न भारत का संजय राउत भी आपकी पार्टी के हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, जुबानी कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें तकलीफ होती है। नहीं, गलत नहीं, देखिए गलत नहीं। हमारे नेता आदरणीय उद्धव तोड़ो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस ना लेकर चलने वाला आपके मोदी जी भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उद्धव ठाकरे जाके औरंगजेब की ग्रेव के बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान चले गए, नवाज शरीफ के साथ सवैया खाया, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी साझा की, कोई नहीं करी, जाके उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर दी उठा के। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले लोग हैं, भारत को करने वाले लोग हैं। आपसे मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर छत्रपति शिवाजी जी महाराज की महानता को मानते हो, राणा सांगा की महानता को मानते हो, तो संजय राउत को अपनी पार्टी से हटाओ। अगर आप संजय राउत की आपको पार्टी से हटाओगे तो मैं शो पे आपके लिए तारीफ करूंगा। सर, हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाले महानायक नहीं है, आप में बहुत कमियां हैं। आपने हिंदुओं को एक प्रकार से लड़ाने का काम किया है। हम हैं तो आज जाके हिंदू सुरक्षित भी महसूस करते हैं। आप लोगों का बस चले तो पालघर साधु जैसी घटना होते। आज हमारे भारत देश के नौजवानों की नौकरियां छीन ली। 17 करोड़ नौकरियां बनी है, राहुल गांधी बेरोजगार, इसका मतलब नहीं बेरोजगारी है, छीन ली है। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने नहीं दिया। विशाल मिश्रा जी, ठीक है, लेकिन हाँ, महाराणा सांगा जी सीधे तौर पर ये जंग वाकई औरंगजेब वर्सेस राणा सांगा है या ये राजनीति से प्रेरित है? हर इंसान को अपनी रोटी सेकने की चिंता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, इसलिए वो अपने अपने एंगल से, अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी बातों से चीजों को उठा रहे हैं। और मेरा सवाल ये भी कि 21वीं सदी में मध्यकाल की राजनीति क्यों हो रही है सर? क्यों आज देश के विकास की बात नहीं होती? कह रहे हैं आप इतिहास के पन्ने मत पलटिए, नया अध्याय कैसे जोड़िएगा जब पलटते रहेंगे आप पन्ने पुराने इतने? अर्पिता जी, जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास उसे भुला देता है।
जो इतिहास के पन्ने कह रहे हैं ना पलटिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हम अपने भारतीय महापुरुषों के बारे में ना बात करें, हम अपने पुरखों के बारे में ना बात करें, हम महापराक्रमी योद्धाओं के बारे में ना बात करें, हम महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, संभाजी महाराज जी की बात ना करें? बताइए आप। इतिहास के अभी वो समाजवादी पार्टी के जो है प्रवक्ता बड़ा चर्चा कर रहे थे, इनसे पूछिए, इस शो पर बोले कि जो इनके सांसद ने बयान दिया है ये उसकी घोर भर्त्सना करते हैं, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज का अपमान है, तो उनके लिए आदरणीय हो गए ना। कहिए बोले ना, नहीं बोले। जो इनके सांसद ने कहा है, माननीय सांसद जी ने नहीं क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है, बनते हैं पार्टी के प्रवक्ता और महिमा मंडन करेंगे विदेशी आक्रांताओं का, क्रूर विधर्मी शासकों का, क्यों चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए? ये संकीपन नहीं है। और फिर कहेंगे वो डिफेंड करेंगे। इतिहास तो खोल के बता रहे थे, मैंने कहा ना बता तो दो बाबरनामा क्या किस भाषा में लिखी है, लेकिन ना पढ़ेंगे तब तो बताएंगे। कर्नल टाड की बुक पढ़ा है जिन्होंने पूरे राजपूत का इतिहास लिखा, मैंने तो आपको किताबें गिना दी। घटोली में हराया, कोटा में हराया, धौलपुर दिल्ली में हराया, 100 लड़ाइयां लड़ी। उन महापराक्रमी हमारे महाराणा सांगा जी के बारे में इस प्रकार का नहीं। लेकिन विशाल जी, मेरा सवाल एक ये भी था, 21वीं सदी में मध्यकाल पर राजनीति क्यों? निंदा करिए क्यों सर? अरे अर्पिता जी, एक सेकंड। अच्छा बताइए, अनुवाद फारसी में, उर्दू में, हिंदी ऐसा बयान क्यों देते हैं? ऐसा भारत के मानस का बयान क्यों नहीं देते हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि ये चंद वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट क्यों देते हैं? तो सर ये चंद वोट फिर दोनों ही जगह है क्या? बीजेपी और बाकी जो दल है वो सब अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ना विपक्ष मुद्दे पर बात कर रहा है, ना पक्ष मुद्दे पर बात कर रहा है। किसी को विकास रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। करवा लीजिए औरंगजेब राणा सांगा, यही चल रहा है मतलब। नहीं क्यों? यहाँ तो अर्पिता जी विकास भी है और विरासत भी है। देखिए, हमें अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो है नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक पुनर्स्थापना हो रही है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। तो क्या गलत है? एक तरफ भी अपनी विरासत है, दूसरी तरफ विकास भी हो रहा है। आज बताइए, आज भारत किस सेक्टर में पीछे है? बताइए ना आप हमको। लेकिन ना, इनके समय में क्या था पूछिए ना। उत्तर प्रदेश में जब इनका शासन था, किस प्रकार से रोज दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। पिछले 8 सालों में एक दंगा हुआ है क्या? ना, तब तुष्टीकरण का खेला खेला जाता था। ठीक है विशाल जी, अनुराग भदौरिया के लोगों को जेल से छोड़ने की बात की जाती थी, न्यायालय की फटकार लगती थी। ठीक है विशाल जी, लेकिन अब ठीक है विशाल जी, जवाब ले लूं। विशाल जी जवाब ले लेती हूँ, उस पर रुकिए विशाल जी। हाँ, अनुराग भदौरिया, अब सुनिए, इन्होंने बात की खतौल की, धौलपुर की। भाई सबको पता है 1517, 1518 में इब्राहिम लोदी को हराया गया था, सबको पता है। और आप बार बार हमसे भाषा की बात कर रहे हैं ना, तो ये बताइए, चगतई भाषा को हिंदी, फारसी में, उर्दू में किसके शासनकाल में इसको साहित्यिक भाषा को रूप दिया गया था? मालूम है आपको? और किस व्यक्ति ने दिया था मालूम है आपको? चगतई भाषा की बात कर रहे थे ना आप। उस भाषा को अकबर के समय में, इस भाषा को फारसी, उर्दू और साहित्यिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप जैसे बहुतों को मैं ज्ञान दे चुका हूं। दूसरी बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है इस यहां पे बात इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो इतिहास में बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जो हर तरफ तकलीफ देगा। तो इतिहास के पन्ने ऐसे मत पलटो। मुझे अपना इतिहास याद रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे इतिहास को बार बार मत पलटिए कि मेरा भविष्य खराब करता हो, भविष्य खराब करता हो। ऐसा इतिहास मत पलटिए, ऐसा इतिहास मत पलटिए कि हमारे आपके बीच में पैदा करता हो। ऐसा इतिहास मत पलटिए कि हमारे देश के विकास के रास्ते बाधक बनता हो। एक सेकंड में एक चीज इसमें ऐड कर दूं, ये बार बार कह रहे इतिहास के पन्ने मत पलटो। अब आदमी ने ये बयान दिया था ना औरंगजेब का, तभी से सब कहानियां शुरू हुई ना सर। आज आपके ही सांसद राणा सांगा को ले आकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते, कौन पलट रहा है पन्ना और किसको होगा नफा नुकसान, ये भी गौर करने वाली बात है। प्रदीप, आपसे मैं जल्दी से 10 सेकंड। अगर संविधान इनको आजादी देता है औरंगजेब का महिमा मंडन करने का, तो हमें भी आजादी देता है छत्रपति शिवाजी जी महाराज को का महिमा मंडन करने का, उनकी बात करने का। ये औरंगजेब प्रेमी, हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज के भक्त हैं, यही फर्क है इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। वक्त फिलहाल एक बड़ी खबर का है, यूपी के संभल हिंसा मामले में जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर अली को संभल स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। इस मामले पर जफर अली की गिरफ्तारी हुई है। घंटों पूछताछ हुई, 5 घंटे बताया जा रहा है पूछताछ चली और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि वहां लोगों को भड़काने का आरोप
इन पर लगा है। यूपी के संभल हिंसा याद होगा आपको, उस मामले में जफर अली को गिरफ्तार किया गया। जफर अली को संभल स्पेशल कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी और इसी मामले में जफर अली को गिरफ्तार किया गया। क्या दंगा आपने भड़काया था? क्या दंगा आपने भड़काया था? क्या दंगा आपने भड़काया था? क्या दंगा आपने भड़काया था?